साल 2002 का वो काला साल जिसमें दंगे हुए और जिसने भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसे मिटाना नामुमकिन है। आधिकारिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन दंगों में 1267 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सच्चाई की चीखें इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बुलंद हैं। गैर सरकारी आंकड़े और जमीन पर काम करने वाले लोग चीख चीख कर कहते हैं कि मरने वालों की संख्या 2000 से भी अधिक थी। ये दंगे महज किसी एक जिले की हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि गुजरात का लगभग हर जिला इसकी आग में झुलस रहा था, जहां मासूम और निर्दोष लोगों को सरेआम जिंदा जलाया जा रहा था। यह हिंसा कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश के आरोप लगे कि यह सब कुछ तत्कालीन सरकार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सबसे शर्मनाक रूप से पुलिस की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। आज की इस विशेष एपिसोड में हम उन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती हैं। मोदी पर लगा पहला और सबसे संगीन आरोप ये था कि गोधरा कांड के बाद उन्होंने जानबूझकर मृतकों के शवों को गोधरा से अहमदाबाद लाने का आदेश दिया। ये कोई प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक दांव माना गया, जिसका मकसद भावनाओं को भड़काना और दंगों की आग को पूरे प्रदेश में फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना। दूसरा आरोप उस शाम की उस रहस्यमयी मीटिंग को लेकर, जिसके बारे में कहा जाता है कि मोदी ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे बहुसंख्यकों के प्रतिशोध के रास्ते में ना आए, यानी दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई। तीसरा बड़ा आरोप अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी के उस नरसंहार से जुड़ा जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। यहां 69 मुसलमानों को, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल थे, जिंदा जला दिया गया। आरोप है कि सुबह से ही मदद के लिए चीख पुकार और फोन कॉल्स किए जा रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस जानबूझकर घंटों तक वहां नहीं पहुंची। चौथा आरोप कि दंगों के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली में सीधे हस्तक्षेप का बताया जाता है। मोदी सरकार के 2 मंत्री खुद पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गए थे ताकि वो पुलिस की कार्रवाई को प्रभावित कर सकें और दंगाइयों को रास्ता दे सकें। पांचवा और सबसे दिल दहला देने वाला आरोप कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी से जुड़ा है। जाफरी ने अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री मोदी को फोन किया था। उन्हें बताया था कि कैसे उग्र भीड़ ने उनकी सोसाइटी को घेर लिया है और वे कभी भी मारे जा सकते थे। लेकिन आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मदद भेजने के बजाय उन्हें गालियां दी और फोन काट दिया, और इसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। दंगाइयों ने एहसान जाफरी के हाथ काट दिए, उन्हें जिंदा जला डाला। और छठा आरोप नरोदा पाटिया के उस भयावह नरसंहार को लेकर है, जहां 97 मुस्लिमों को बेरहमी से मार दिया गया। इनमें अधिकतर महिलाएं थी, जिनके साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। ये भी पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया। और 7वां आरोप मोदी के व्यक्तिगत आचरण पर सवाल उठता है कि जिस दिन गोधरा कांड हुआ, मोदी तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन अगले दिन जब उनके नाक के नीचे गुलबर्ग सोसाइटी और नरोदा पाटिया में मासूमों का कत्लेआम हो रहा था, वे पीड़ितों से मिलने तक नहीं गए। 8वां आरोप ये लगा कि मोदी ने दंगों को शांत करने के बजाय ऐसे भड़काऊ बयान दिए जिससे गुजरात की आग और भड़कती रही। और 9वां आरोप की सेना की तैनाती में देरी को लेकर था। जब गुजरात जल रहा था तब केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार थी, फिर भी सेना को बुलाने में जानबूझकर देरी की गई ताकि दंगाइयों को अपना काम पूरा करने का मौका मिल सके। और 10वां आरोप था कि न्यायिक प्रक्रिया में सेंधमारी का। जब दंगों के मामले अदालत पहुंचे तो निष्पक्ष सरकारी वकीलों की जगह विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े वकीलों को सरकारी वकील बनाया गया। और इन वकीलों का काम पीड़ितों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि दंगाइयों को जमानत दिलवाना था और उन्हें बचाना था।
11वां आरोप उन ईमानदार अधिकारियों के दमन का था जिन्होंने दंगों को रोकने की कोशिश की और उन अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, उन पर पुराने केस लाद दिए गए, जबकि मोदी के इशारों पर काम करने वाले और उनके समर्थन में बयान देने वाले अधिकारियों को पदोन्नति और रिटायरमेंट के बाद मलाईदार नियुक्तियां दी गई। 12वां और सबसे बड़ा आरोप यह है कि जांच एजेंसियों ने जानबूझकर असली गवाहों की बात अनसुनी कर दी और केवल आरोपियों के बयानों को सच मानकर मोदी को क्लीन चिट थमा दी। आज हम इसी सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। एसआईटी की उस जांच प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे जिसे लेकर दावा किया गया कि मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिले। हम पूछेंगे कि क्या वाकई सबूत नहीं थे या उन्हें सिस्टम के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हम देखेंगे कि कैसे राजनीति में याददाश्त के साथ खिलवाड़ किया जाता है और कैसे एक अपराधी वक्त बीतने के साथ डिटोल साबुन से धुलकर साधु बन जाता है। गुजरात दंगों के 20 साल बाद भी 2000 से अधिक परिवार न्याय की बाट जोह रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और सबसे शर्मनाक बात यह रही कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ही ध्वस्त कर दिया गया। जिस सरकार का धर्म सुरक्षा देना था वही कातिलों को बचाने में लग गई। राज्य सरकार ने अपनी पसंद का नानावती आयोग बनाया और जिस पर शुरुआत से ही पक्षपात के आरोप लगे। साल 2003 में जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया तब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया, लेकिन यहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खेल शुरू हो गया। हरीश साल्वे, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल बनाया था, भाजपा के बेहद करीबी माने जाते थे। तहलका मैगजीन ने तो उनके और गुजरात सरकार के बीच कॉरपोरेट लॉबिंग के ईमेल तक सार्वजनिक किए थे। तीस्ता सीतलवाड़ के संगठन सीजेपी ने सवाल उठाया कि जो व्यक्ति मोदी सरकार के लिए लॉबिंग करता हो वो उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे सुनिश्चित कर सकता है। साल्वे ने ही एसआईटी की टीम चुनी जिसमें गुजरात पुलिस के ही उन अधिकारियों को रखा गया जिन पर दंगों में मिलीभगत का संदेह था, जैसे आशीष भाटिया, गीता जोहरी और शिवानंद झा। ये उस पुलिस का भरोसा करने जैसा था जिस पर खुद हत्या का आरोप हो। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में गीता जोहरी और आशीष भाटिया को एसआईटी से बाहर करने का आदेश दिया, लेकिन साल्वे ने फिर भी पीड़ितों के सुझावों को नजरअंदाज किया। बेस्ट बेकरी का मामला इस जुडिशियल फ्रॉड का सबसे बड़ा सबूत बना। वहां 14 लोगों को जिंदा जलाया गया जिसमें 11 मुसलमान और 3 हिंदू थे। गुजरात की अदालत ने सभी 21 आरोपियों को यह कहकर बरी कर दिया कि सबूत नहीं मिले क्योंकि गवाहों को डराया धमकाया गया था। मुख्य गवाह जाहिरा शेख ने बाद में मीडिया में खुलासा किया कि भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस वी.एन. खरे ने जब ये सब देखा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें गुजरात सरकार पर कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया और जहां 9 आरोपियों को उम्र कैद हुई। जस्टिस खरे ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड जीनोसाइड करार दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन विडंबना देखिए, मोदी से पहली बार पूछताछ साल 2010 में हुई और वो भी महज एक औपचारिकता निभाई गई। नानावती आयोग ने तो उन्हें एक बार भी समन नहीं भेजा। सरकारी वकीलों की नियुक्ति में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था। रघुवीर पांड्या जैसे लोग जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे वे सरकारी वकील बनकर पीड़ितों का केस लड़ रहे थे। चेतन शाह जैसे वीएचपी समर्थक अहमदाबाद सेशन कोर्ट में चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने और जिन्हें यह तय करना था कि दंगों के 950 केस कौन लड़ेगा। ये पीड़ितों के साथ किया गया एक क्रूर मजाक था। गुलबर्ग सोसाइटी, सरदारपुरा, नरोदा पाटिया, हर जगह एक ही पैटर्न। सरदारपुरा में जहां 29 लोगों को करंट और तेजाब से मारा गया वहां भी वीएचपी बैकग्राउंड के दिलीप त्रिवेदी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया। एसआईटी की 2010 की प्राइमरी रिपोर्ट में इन गड़बड़ियों का जिक्र तो था, लेकिन फाइल रिपोर्ट तक आते आते सब कुछ बदल गया। आर.के. राघवन को जो एसआईटी के प्रमुख थे उस समय, उन्हें बाद में इनाम के तौर पर हाई कमिश्नर बनाया गया। जाकिया जाफरी ने 20 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनकी याचिका खारिज की बल्कि तीस्ता सीतलवाड़ पर भी सख्त टिप्पणी की, जिसके अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज न्याय मांगने वाले जेल में हैं और जिन पर उंगलियां उठी हैं
वे ऊंचे पदों पर आसीन हैं। राजनीति में स्मृतियों को मिटाना ही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि न्याय का गला किस तरह घोटा जाता है। हम अपने अगले एपिसोड में उन अधिकारियों की बात करेंगे जिन्होंने सच बोला और उसकी कीमत चुकाई, जैसे संजीव भट्ट, हरेन पांड्या, तमाम सारे अधिकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पूरे वीडियो में, इस पूरी खबर पर और इस पूरी डॉक्यूमेंट्री पर आपको क्या लगा है, क्योंकि रिसर्च में डॉक्यूमेंट्री काफी मेहनत के बाद बनती है और काफी मेहनत लगी है इस पर, इसलिए अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में, तमाम अधिकारियों के उन बयानों को लेकर और उन अधिकारियों के साथ क्या हुआ, उन सब सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।